और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर यूपी एटीएस की टीम पटना पहुंची हुई है और आज बिहार एटीएस के साथ यूपी एटीएस टीम की बैठक होने वाली है। ब्लास्ट के मामले को लेकर आगे की रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। साथ ही एनआईए को केस सौंपने को लेकर भी यूपी एटीएस जांच कर चर्चा कर सकती है। दरअसल सिकंदराबाद में यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस के हाथ कई साक्ष्य लगे हैं और मामले में हर एक जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई है। एमएचए के आदेश पर ब्लास्ट का जिम्मा एनआईए को सौंपा जाएगा। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में ये तमाम अपडेट इस वक्त सामने आते हुए, जिसमें यूपी एटीएस की टीम पटना पहुंच चुकी है और आज बिहार एटीएस टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पार्सल ब्लास्ट मामले में आगे की रणनीति इस दौरान चर्चाओं में शामिल होगी। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित, एक बड़ा क्लू, एक बड़ा अपडेशन, और ये माना जाए कि इसकी गंभीरता इस बात से जाहिर होती हुई कि अब ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरा मसला जो है वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए, बिल्कुल विभा, ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो है धमाके के अगले दिन से ही शुरू हुआ था और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये दरभंगा स्टेशन है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये पार्सल जो ऑफिस है, यहीं वो पार्सल लाना था। और यहाँ पे जो पार्सल लाने से पहले जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जो है जब ट्रेन रुकी और उसके बाद सिकंदराबाद एक्सप्रेस जो रुकी थी, तो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे वो पार्सल लानी थी। तो इस बीच जो है ये ब्लास्ट हुआ जैसे ही पार्सल उतारा गया। खैर, ये पुरानी बातें हैं। आज की मैं अहम खबर जो है वो अपने दर्शकों को दे रहा हूँ कि आज जो है पटना एटीएस मुख्यालय में जो है अहम बैठक होनी है और इस बैठक में जो है यूपी एटीएस की टीम जो बिहार पहुंची है वो मौजूद रहेंगे, उनके अधिकारी मौजूद रहेंगे, बिहार एटीएस की जो है आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और इन दोनों की ज्वाइंट जो है ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के दौरान जो है अब तक के जो अनुसंधान है, अब तक के जो साक्ष्य हैं, उस पर जो है लंबी बातें होंगी और उस बातचीत के दौरान इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि कैसे इस पूरे केस को जो है आगे लेकर के चलना है। एनआईए को चूंकि अब मामला जल्द से जल्द सौंपना है, चूंकि एमएचए जो है उन्हें लगातार जानकारी पल पल की दी जा रही है, चाहे यूपी एटीएस की बात कर ले या तेलंगाना एटीएस की बात करें, बिहार एटीएस की बात करें। तीनों के जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे से लगातार जो है कोऑर्डिनेशन में है और इन लोगों ने निर्णय लिया है कि अब ये मामला चूंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है, आईएसआई के तार जुड़े हुए हैं और इसमें जो मुख्य जो है जो सरगना है वो आईएसआई के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो ऐसे में अब ये जो है इंटरनेशनल मामला होता है, दो देशों के बीच का मामला होता है, देश की जो सुरक्षा का मामला होता है। तो ऐसे में ये मामला जो है अमित, क्या ये भी माना जाए कि जब आज यूपी एटीएस की टीम, बिहार एटीएस की टीम एक साथ एक टेबल पर मौजूद होगी, चर्चा की जाएगी, तो वहां पर तेलंगाना एटीएस चीफ से भी बातचीत हो सकती है, उनसे भी इस बाबत क्या कुछ इस वक्त तक जानकारी जो है वो सारी चीजें एक साथ बैठकर चर्चाओं में शामिल होंगी? देखिए, निश्चित तौर पे विवाह जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं एटीएस के, उनसे जो हमारी बात हुई है, जो जानकारी अहम जानकारी मिली है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं और पूरी जिम्मेवारी के साथ बता रहे हैं कि आज ये पूरे मामले को लेकर के एक अहम बैठक होनी है, जिसमें बिहार एटीएस, यूपी एटीएस जो है उनके अधिकारी जो है एक टेबल पे होंगे। जहाँ तक बात तेलंगाना एटीएस की आपने की है, महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, तो तेलंगाना एटीएस की जो सीनियर अधिकारी हैं वो वेब के जरिए जो है इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो इन तीनों की ज्वाइंट जो है ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में आगे की जो रणनीति है, अब तक का जो अनुसंधान है, जो अब तक जो बातें सामने आई है, जिसके आधार पर लगातार तीनों स्टेट्स की जो है, चाहे बिहार की, यूपी की या फिर तेलंगाना एटीएस लगातार जो काम कर रही है, तो ये तीनों बैठकर कोऑर्डिनेशन। अमित, चूंकि आप उस ग्राउंड जीरो पर हैं जहां पर ये पूरा प्रकरण शुरू होता है, जहां पर ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के बाद ये तार जो हैं वो धीरे धीरे कर एक एक कर जुड़ने लगते हैं और आईएसआई का हाथ इसमें सामने आता है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। क्या वो शख्स जिसे संदिग्ध मानते हुए दरभंगा में जिस स्टेशन पर कैमरे में जिस शख्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, क्या उस शख्स के संबंध में कोई ठोस जानकारी अब तक हाथ लग पाई है? देखिए, फिलहाल विभाग जो हम बात करें तो रेलवे के जो आला अधिकारी हैं उनसे इस बाबत हमने बात करी है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण जो है कड़ी है इस पूरे अनुसंधान में। अब तक जो लगातार जो जांच चल रही है उसमें
रेल पुलिस की सबसे अहम कड़ी अगर है तो वो यही वो फुटेज है जिसके आधार पर रेल पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। चाहे इस दरभंगा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की बात कर लें या सिकंदराबाद जंक्शन के जो सीसीटीवी फुटेज की बात कर लें, तो इन वीडियो फुटेज सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है वो लगातार जो चाहे सिकंदराबाद रेल पुलिस हो या फिर दरभंगा रेल पुलिस हो, ये दोनों लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर हम जो बात बताने जा रहे हैं, बड़ी खबर जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि आज जो यूपी एटीएस, बिहार एटीएस और तेलंगाना एटीएस जो एक टेबल पे बैठ करके बात करेंगे, चूंकि तेलंगाना एटीएस के अधिकारी नहीं आए हैं तो वेब कैम के जरिए जो है वर्चुअल जो है वो इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। और उसके बाद चूंकि ये मामला अब एनआईए को सौंपना है, 1 से 2 दिन का वक्त है जब एनआईए को ये पूरा मामला चला जाएगा। एनआईए अपने स्तर से इस पूरे मामले का अनुसंधान शुरू करेगी, तो ऐसे में पूरी जो है अनुसंधान की फाइल जो है और जो अब तक क्लू मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं और जिन लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है एटीएस, तेलंगाना एटीएस और यूपी एटीएस, तो उन्होंने क्या कुछ बताया है, क्या अहम जानकारी दी है, ये तमाम बातों को लेकर के एक फाइल बनाई जाएगी और उस फाइल को जो है वो एमएचए को भेजा जाएगा ताकि एमएचए आगे का निर्णय ले सके कि एनआईए जो है वो कब से इस पूरे मामले बिल्कुल। तो आज की ये बैठक जो है वो कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखे, आके अपडेट के लिए आपसे जरूर जुड़ेंगे। और देखिए दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाते चलें कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने वाली है और इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार एटीएस की टीम, यूपी एटीएस की टीम और तेलंगाना एटीएस की टीम भी वर्चुअली जो है इस मीटिंग में का हिस्सा हो सकती है। और एक ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त चलाया जाता हुआ, क्योंकि आईएससी का हाथ सामने आने के बाद अब ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला बन जाता है। विधायक संजय सरावगी ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल दरभंगा के आजम नगर में हुए भीषण बम धमाके की जांच आज तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल में इंडियन मुजाहिदीन जो है वो बेहद सक्रिय है और इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल दरभंगा में रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था। लिहाजा इस पूरे आतंकी मामले की जांच एनआईए से करानी चाहिए। 5 राज्यों से इसका सूत्र और तार मिला है और दरभंगा पूर्व से ही जो है यासीन भटकल, इंडियन मुजाहिदीन और इसका पूरा जो है यहाँ लिंक पूर्व से मिलता रहा है। पिछले साल भी ब्लास्ट हुआ था, इसको गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और एनआईए इसकी जांच करे, क्योंकि दरभंगा से शुरू से यहाँ कहीं ना कहीं सूत्र मिलते रहे हैं बहुत सारे स्थलों पर, एक विशेष संप्रदाय से सूत्र मिलते रहे। ये बहुत गंभीर मामला है। खबर गया से है, जहां खींचसराय थाना क्षेत्र के एक प्रेमी युगल ने शादी के लिए सिविल लाइंस थाने में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी युगल शादी कराने के लिए पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया। पुलिस वाले उनके परिजनों की बात पर उन्हें घर छोड़ने पर अड़े रहे। प्रेमी युगल शादी की जिद लिए देर रात तक थाने में यूं ही डटा रहा, लेकिन उनके अभिभावक इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में प्रेमी युगल ने सर्विस, ये जो सिविल कोर्ट है, उस सिविल कोर्ट के पास खूब ड्रामा किया है। कराया जा रहा है और जबरदस्ती हमें अकेले भेजा जा रहा है। अगर कोई हमको मार देगा, जान मार देगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए। लड़की हमसे शादी करने के लिए तैयार है। थाना वाला शादी नहीं करवा रहे हैं? नहीं, शादी नहीं करवा रहे हैं और हमको जबरदस्ती भेज रहे हैं, हमको गार्जियन के साथ में और लड़की के अपना गार्जियन के साथ में भेज रहे हैं। अगर लड़की को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार लेगा बताइए। लड़की को जान मार देगा उसका माई बाप, हमको बताइए हम क्या करें। हम शादी करना चाहते हैं गौतम कुमार से, लेकिन मेरे गार्जियन नहीं मान रहे हैं, बशर्ते और नहीं तो दबाव डाल रहे हैं कि घर चलो, सिर्फ घर चलने के लिए कह रहे हैं, मानने के लिए कह रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती मेरे शादी करवा रहे हैं बस। ये थाना परिवारी कोई मदद ही नहीं कर रहा, कोई नहीं मदद कर रहा है, बशर्ते मेरे बाप के साथ, पापा के साथ में थोपने के लिए भेज दे रहे हैं। गोपालगंज में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। नगर थाना क्षेत्र में पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा बाइक की चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है।
ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक स्थित ब्रह्म चौक की है, जहां पर एक शातिर चोर ने बड़ी ही आसानी से, देखिए तस्वीरें भी कैद हुई हैं, बड़े ही आसानी से ये चोर जो है वो दुकान के आगे खड़ी बाइक की चोरी कर लेता है, या यूं कहें कि लोगों के सामने इस बाइक को बड़ी आसानी से यहां से निकाल कर ले जाता है। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें जरूर कैद हुई हैं। एक युवक बाइक पर आपको देखिए बड़े आराम से पहले बैठा हुआ दिख रहा है, थोड़ी देर बाद मुआयना करके वो गाड़ी में चाबी लगाता है और स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। कई बार के प्रयास के बाद बाइक स्टार्ट करने में वो कामयाब भी हो जाता है और बड़ी आसानी से यहां से बाइक को वो चलाता हुआ निकल जाता है। सीसीटीवी कैमरा में चोर का चेहरा साफ नजर आ रहा है। बावजूद इसके नगर थाना पुलिस चोर को पकड़ने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। हालांकि फिलहाल जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन कटाव की आशंका से लोग दहशत में हैं। वहीं कई शहर जो हैं वो बारिश के पानी में झील में तब्दील हो चुके हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरें बगहा की है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में भले ही कमी आई हो, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। जलस्तर में कमी के साथ कटाव को लेकर तट पर बसे ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं कटाव को लेकर जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर कैंप कर रही है। आगे में 1-1.5 मीटर लॉन्च किया है, 3 साढ़े 3 मीटर की लंबाई में, ठीक है ना। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसको हम लोग पैक कर लेंगे। पानी का भी दबाव है, यहाँ पे करंट बहुत है, तो हम लोग अलर्ट मोड में यहाँ पे रहेंगे। दरअसल वाल्मीकि नगर और नेपाल के तराई इलाकों में फिर से बारिश होने से गंडक नदी के निचले इलाके में रह रहे लोगों की नींद उड़ गई है। बारिश के कारण वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में हो रही बारिश अगर ऐसे ही जारी रही तो एक बार फिर गंडक नदी के जलस्तर में उफान आ सकता है। इधर पूर्णिया के 22 अनुमंडल के कनकई नदी का भी कटाव शुरू हो गया है। ऐसे में लोग अपना आशियाना तोड़कर पलायन को मजबूर हैं। तस्वीरें अमौर प्रखंड के नगरा टोला की है, जहां लोग कटाव से दहशत में हैं और अपना पक्का मकान तोड़कर पलायन को मजबूर हैं। नदी का हालात जो है, पिछले साल बाढ़ आया, बाढ़ में यहाँ पे स्कूल था 3 रूम का, वो स्कूल ढह करके गिर गया। ये पूरा 100-150 घर था स्कूल का पीछे आगे में, वो घर भी गिर गया। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई नाव नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम लोग जैसे जहाँ मर्जी वहाँ तिरपाल डाल करके, जुग्गी डाल करके रह रहे हैं। हम लोग को कोई सुविधा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, एगो प्लास्टिक तक नहीं मिलता है। यहाँ का ऐसा स्थिति है, कोई लाभ नहीं मिलता है हम लोगों को। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है। घर नहीं तोड़िएगा तो उस टाइम में ऐसा होता है कि जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इंसान सामान संभाले कि अपनी जान बचाए। बाल बच्चा के साथ रहना यहाँ बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा वक्त होता है इसका ये कटाव जब होता है यहाँ पे, और ऐसा कहर होता है इस नदी में, ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुनामी आ गया हो यहाँ पे। बारिश के पानी से झील बना मोहल्ले की ये तस्वीर हाजीपुर के वार्ड नंबर 28 की है। बीते 1 सप्ताह से यहाँ के लोग जल जमाव से परेशान हैं। 20 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। जल निकासी नहीं होने से बीमारी की आशंका से भी लोग दहशत में हैं। कहीं न कहीं राजनीति दंश झेल रहा है एक कॉलोनी, या क्या चक्कर है। तो मेन रोड में जाने वाली पथ में, इसमें भी भट्ट ठेवना पानी है, जीना मुहाल है, दूषित पानी हो रहा है। जल जमाव से बदहाली की ये तस्वीर मधुबनी के जयनगर थाने के कमलावाड़ी गोठ गांव की है, जहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से न सिर्फ गांव की गलियां बल्कि घरों तक में पानी घुस गया है, जिससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, पूर्णिया से कुमार प्रवीण, वैशाली से राजीव मोहन के साथ मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।